यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पर अभी हम बात कर रहे हैं और आज जिस टॉपिक पर उसमें हम बात करने वाले हैं वो है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी ने पहले भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आइए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करेंगे सरफेस लेवल से। कोऑपरेटिव बैंक, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन करने वाला, कोऑपरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि एज अ जनरल आप सोचें कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करते होंगे या किस तरीके के होंगे, तो आप कुछ क्राइटेरिया क्या अपने दिमाग में लेके आ सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिससे आप कुछ कोऑपरेशन चाहते हैं, मतलब कुछ सहयोग चाहते हैं कि वो आपको कोऑपरेट करे आपके चीज़ों में, तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? या फिर मान लीजिए कि एक ऑफिसर है, एक आईएएस ऑफिसर है, आप उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो समाज के लिए, लोगों के लिए कैसा होना चाहिए? अगर वो एक कोऑपरेटिव इंसान हो, तो कोऑपरेटिव इंसान की क्या-क्या जो हैं क्वालिटीज़ हो सकती हैं? तो बैंकों को ध्यान में रखकर आप ये सोचिए कि अगर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, मतलब कोऑपरेट करेंगे लोगों के साथ में, तो वो किस तरीके के होंगे? तो दिमाग में जब आप कुछ क्राइटेरिया इस तरीके से फॉर्म करेंगे, तब जब आप टॉपिक में जाते हैं, तो चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आती है। और ये जो यूपीएससी है, वो उसी किस्म के समझ की माँग करता है, उसी बेस पर वो क्वेश्चन पूछेगा। सब्जेक्टिव चीज़ों पर नहीं, जो टर्म्स किताबों में दी गई हैं, वो तो होता है कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हम उससे गेन कर पाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो छुपी हुई बात है, वो हमें ढूँढनी पड़ती है और यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन फॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव बैंक्स मींस कोऑपरेट करने वाला बैंक्स। आइए पहले सब्जेक्टिव टर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लें कि कोऑपरेटिव बैंक्स के 3 टियर स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब 3 लेवल में इनका स्ट्रक्चर किया गया है अलग-अलग तरीके से। पहला है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और अर्बन एरियाज से रिलेटेड है। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, जरा शब्दों पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि प्राइमरी मतलब मेन, जो मेन है। क्रेडिट सोसाइटी मतलब पैसे देने वाला एक सोसाइटी है, कुछ लोगों ने मिलकर सोसाइटी बनाई हुई है, वो पैसे लेते होंगे, मदद करते होंगे, कोऑपरेट करते होंगे, वहाँ पे लोग जाके जमा करते होंगे पैसे अपने, उसके बाद उन पे उनको फ़ायदा मिलता होगा, ये वक़्त आने पे मदद करते होंगे। ऐसी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हम क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे गाँवों में, समाजों में कुछ ऐसे जो हैं सोसाइटी बनी हुई होती है। लोग आपस में मिलकर वहाँ पैसे जमा करते हैं, ज़रूरत होने पर जिसको जो ज़रूरत होती है उनको दिया जाता है और फिर वो अपना चुकाते हैं। मतलब एक कोऑपरेशन बेसिस पे कि कुछ लोग आपस में मिलकर एक-दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो प्राइमरी क्यों नाम दिया गया? क्योंकि आप सबसे नज़दीक आपसे आपके होगा, आप जल्दी यहाँ पहुँच पाएँगे। ऐसी कोई चीज़ें जो होती हैं, जैसे प्राइम लोकेशंस कहा जाता है कि जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो प्राइम लोकेशंस पे हैं, लोग आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, इसलिए देखिए एग्रीकल्चर को इसमें लिया गया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसानों को ही होती है, गरीब होते हैं और भी बहुत दिक्कतें हैं। और अर्बन एरियाज़ में क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज़ में भी आप देखिए कि एडवांस तौर पर ही अगर जाना हो किसी को, तो वहाँ पे भी अपनी ज़रूरतें हैं, वहाँ रॉयल डेवलपमेंट की ज़रूरतें हैं। यहाँ पे गाँवों की बात करें तो एग्रीकल्चर डोमिनेंट होता है। तो दोनों जगह जो मेन चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख के इसके लिए दोनों जगह बना दिए गए हैं चीज़ों को। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। जो कि नाम से ही क्लियर है कि डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। इस सेंट्रल को आप सेंटर से ना जोड़िएगा,
जो कि केंद्र सरकार है वो नहीं। स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स में, अब ये सेंट्रल मतलब केंद्र में होता होगा कि डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोई जगह है इम्पोर्टेंट, या इसको कहिए आप इम्पोर्टेंस से लीजिए, इम्पोर्टेंट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो एक तो हो गया प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, यूँ समझ लीजिए कि ये गांवों में होंगे, स्पेशल जगह पे होंगे, और अर्बन एरियाज में भी जहाँ पे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर होंगे। फिर उससे ऊपर क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट में आ जाइए, और फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कि एपेक्स पर होता है, सबसे ऊंचा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट लेवल पर जिसकी जैसी ज़रूरत वैसे जहां वहां पर जाइए और अपनी मदद लीजिए, वो कोऑपरेट करेंगे। ये है इनका स्ट्रक्चर। अब आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, इसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट वो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इस पर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है। इसके कुछ पार्ट पर बात करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, तो कुछ पार्ट्स में बात करेंगे। आज जहाँ तक हम बात कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो मेन इसका यूँ समझ लीजिए इनिशियल स्टेज है। Registered and governed under the Cooperative Societies Acts of the respective states and are covered by the Banking Regulation Act 1949, thus are under dual regulation। अब देखिए कोई भी बैंक है तो सबसे पहले अब देखिए बैंक जो है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, लेकिन अगर बैंक फेल हो जाए तो सोचिए कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गरीब लोगों का पैसा डिपॉजिट किया हुआ होता है वहाँ पर, उसकी ज़रूरतें पूरी होती है, तो उससे लोगों को झटका, इकोनॉमी को खतरा, तो हर तरह की बात होती है। इसीलिए जब भी कोई बैंक फॉर्म होता है या कोई भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पहल में आती है तो उनको रेगुलेट करने की व्यवस्था सरकार करती है, तो इन्हें भी की गई है। तो सबसे पहले तो इनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कहाँ पे? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बने हुए हैं कि एक कानून बना के फॉर्म कर दिया गया है कि इसमें ये गाइडलाइंस होंगे, तो हर स्टेट ने अपना अपना बना रखा है। तो जिस स्टेट में भी खोलना है उसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट्स लागू किए हैं, जो कानून है उसके अंतर्गत आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और साथ में उसी के अंतर्गत जो है आपको गवर्न भी किया जाएगा, आप पर यूं समझ ली कि आपको रेगुलेट किया जाएगा, शासन किया जाएगा एक तरीके से। तो ये चीजें एंड आर कवर्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो बैंकों को रेगुलेट करने के, एक तो आप कोऑपरेटिव बैंक हैं तो एक स्पेशली कोऑपरेटिव एक्ट के तहत आपका रजिस्ट्रेशन और गवर्नेंस हो रहा है, लेकिन बैंकिंग एज अ होल भी तो है, वो भी तो एक पार्ट है, बैंकिंग एक इंडस्ट्री भी है। तो बैंक ओवरऑल को रेगुलेट करने के लिए जो कानून बनाई गई है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 में बनी थी, उसके अंतर्गत भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए बैंक होते हैं, आपको अपना खाता खुलाना है कोई भी नॉर्मल बैंक में, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपने वहां खाता खोला है तो आप स्टेट बैंक से भी रेगुलेट हो रहे हैं और स्टेट बैंक आरबीआई से रेगुलेट हो रहा है। तो एक आपके सामने एक नॉर्मल बैंक है और एक बैंकों का बैंक है, तो ये पूरा कंप्लीट सर्किल है। तो उस तरीके से इन पर भी चीजें लागू होती है, तो इसीलिए इन पर डुअल रेगुलेशन है कि डबल रेगुलेशन किया जाता है, एक स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आरबीआई भी करती है, या आप मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पोजीशन में जो चीजें हैं उस लेवल पे भी आपका रेगुलेशन इसमें किया जाता है। तो एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स डबल रेगुलेशन उसमें किया जाता है या सिंगल रेगुलेशन किया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। मैनेजेरियल एस्पेक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए मैनेजमेंट की भी बातें होती है कि अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ लोगों को उसको मैनेज करना है कि कैसे क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें देखनी होती है जो मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ये जो पार्ट होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, ये स्टेट गवर्नमेंट देखती है। अब आप सोच सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों देखती होंगी। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रेगुलेट कर पाएगा। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे आसपास जो होंगे वो मुझे ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, बशर्ते कि मेरा कोई भी कितना भी करीबी हो और वो मुझसे कोसों दूर रह रहा है, वो मुझे सामने से देख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तो मुझे उस तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाएगा, मुझे मैनेज नहीं कर पाएगा। अगर मुझे मैनेजमेंट
मुझे मैनेज करने की बात आई तो जिस फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स आपको जितना समझ पाएंगे, वो जिस हिसाब से आपको मैनेज कर पाएंगे, उस हिसाब से आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कोसों दूर में फॉर एग्जांपल कोई भी है, आपके रिलेटिव ही मान लें कोई, वो आपको उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे, तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए आप बर्डन हो सकते हैं या फिर दिक्कतें हो सकती है। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को मैनेजेरियल एस्पेक्ट दी गई है, वाइल मैटर्स रिलेटेड टू बैंकिंग आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। लेकिन जो बैंकिंग से रिलेटेड मामले हैं वो आरबीआई देखेगी कि मैनेजमेंट आप करो। स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि आप नज़दीक को अच्छे से समझ पाओगे, और बाकी जो बैंकिंग वाली चीज़ें हैं ओवरऑल वो हम देखेंगे, ये आरबीआई कहती है। तो ये है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में थोड़ी हमने आज बातें की, और बातें करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे छुपी हुई बातों को भी समझेंगे, ताकि जो है क्वेश्चन कैसे भी उलट पलट करके आए, हम अपने आप को आंसर तक पहुंचा लें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, अपने बचपने को जिंदा रखें, क्योंकि हैप्पी हैप्पी रहेंगे तो सब कुछ हैप्पी होगा, और बर्डन की तरह लेंगे तो चीज़ें वही है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस, कहते हैं ना, चुनाव की बात है। फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नमस्ते जी।